डियर स्टूडेंट्स, अब आपका एएनएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज पहली बार आपको मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 9 के फर्स्ट सेट को बहुत अच्छी तरीके से यानी आसान तरीके से समझाया जाएगा। अब इनको देखकर सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पा सकेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 के गणित विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने के लिए बताएंगे। इसमें कुल प्रश्न 40 हैं, तो मैं आपको सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में हल करके बतलाऊंगा। तो चलिए, अब ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आपके पास कॉपी व पेन है तो आप नोट में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जानकारी दे दूं। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इससे भी आसान भाषा में हम समझेंगे, यानी जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P/Q में लिखा जाएगा तो परिमेय संख्या कहा जाएगा। जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें परिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रश्न 1 में हम हल करेंगे। जैसा कि 1 में कहा गया है √23, तो √23 को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यदि पाई बराबर 22/7 लिखा रहे तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, प्रश्न तीसरे में C नंबर में ऑप्शन है 0.00100010001। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के बाद कुछ डॉट इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बट्टे में जब लिखना चाहेंगे दशमलव उड़ा देंगे तो 1 आएगा इसके बदले में। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 9 डिजिट है, इसलिए 90 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमें अब डॉट यहाँ से देने पर मतलब ये हुआ कि ऊपर में डॉट दिया हुआ है तो हम भी नीचे डॉट दे सकते हैं। इसलिए इसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। हमें ये कन्फर्म ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कितना दूर तक लिखें, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि ऑप्शन डी में लिया हुआ है रूट 225 नहीं, तो 225 हम लोग जानते हैं 225 का वर्ग 15 होते हैं। यस, तो 15/1 लिखा जा सकता है, इसलिए √225 एक परिमेय संख्या है। चलिए, प्रश्न 1 का हल हो गया। अब चलते प्रश्न 2 में। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? यस, हमको सबसे पहले निगाहें रखनी है 3 और 4 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 7/2, इसका मतलब होता है 3.5। और यहाँ कहा भी गया है 3 और 4 के बीच में। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या 3 और 4 के बीच में 3.5 नहीं है? यस, बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। परंतु यदि हम चेक करें ऑप्शन बी कि ये क्यों नहीं होगा, तो उनका भी हल हम कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है 7
ऑप्शन बी में कहा गया है 7/5, तो इन्हें हम जब भाग देंगे तो 1 बार खाएगा। अब तो नहीं खाने के बाद दशमलव लगा देंगे और इसके बाद 4 बार खा जाएगा, 5 के 20। तो बताइए 3 और 4 के बीच में 1.4 है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में है 3/2, यानी 3/2 यानी 3/2 को क्या आप नहीं लिख सकते? 3/2 यानी 3 व्यक्तियों में 2 हिस्सा करनी है, तो क्या 1.5 नहीं लिख सकते? तो बताइए 3 और 4 के बीच में क्या 1.5 है? बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। बाकी तो 4 में खुद ही कहा गया है इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। 3 पर इन्हें ध्यान से देखना है हमें कुछ फार्मूला की भी ज़रूरत होगी, जैसे कि लिखा हुआ है √5 - √2 इंटू √5 + √2। आप लोगों को पता होगा कक्षा 9 की मैथ किताब में 8 सर्व समीकरणाएँ दिया हुआ है। उन्हीं 8 में से एक सूत्र आपको याद होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख कर बता रहे हैं। आप इनको नोट में बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लेंगे और उन्हें याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। जैसा कि a + b इंटू a - b इक्वल टू हम जानते हैं a² - b² होता है, इसलिए हम इन्हें लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 2 है, b की जगह पर √2 लगा देंगे और इनका स्क्वायर कर लिया जाएगा। √5 का स्क्वायर में पता है 5 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए 5 में 2 चले जाएगा, आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा। तो चलिए आप बिल्कुल देख सकते हैं ऑप्शन डी नंबर का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न 4 में कहा गया है 32 यानी 32 पर पावर 2/5, यानी हम अपनी सरल भाषा में इन्हें लिख सकते हैं 32 का यदि गुणनखंड किया जाए बच्चे की तरह तो 16 बार में फिर 2 बार अगर किया जाए तो 8 बार में फिर 2 से खिलाया जाए तो 4 बार में और फिर 2 से बार खिलाया जाए तो 2 बार में, ये गुणनखंड हो गया। आप अब देख सकते हैं कि 32 को हम कितने गुणनखंडों में लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, यानी 2 पर पावर 5 के रूप में 32 को लिखा जा सकता है। और इनके ऊपर पावर पहले से ही है 2 पर बट्टे 5, तो क्या 5 और 5 कटा देने पर 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4 हमारे ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? स्टूडेंट्स, इनमें आपको कुछ विशेष ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से देखने पर तो हमें अनुभव होता है कि चारों के चारों बहुपद हैं और इन्हें साफ तौर पर लिखा हुआ है कौन बहुपद नहीं है। इसलिए अब आप ध्यान देंगे, बहुपद होने के लिए एक पूर्ण संख्या का होना जरूरी है, और पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा। तो आइए हम यहाँ देखते हैं x पर पावर 0, x पर पावर 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया पावर, 6x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 7 पर पावर कुछ नहीं है तो 0 है, इसलिए तीनों के तीनों पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। चलते हैं ऑप्शन बी में, x पर पावर 1 है प्लस y पर पावर 1 है प्लस 4 पर पावर 0 है, ये भी तीनों के तीनों पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल पूर्ण संख्या भी बन रहा है, इसलिए यह बहुपद है। चलते हैं ऑप्शन 3 में, x पर पावर 1 प्लस 5/y प्लस 105, यदि हम इन्हें एक सीधे में लिखें तो हमारे पास आएगा x पर पावर 1 प्लस 5y पर पावर -1। अब बोलिए -1 क्यों आएगा?
यस, भाग में y है, इसलिए जब ऊपर गुना में जाएगा तो पावर 1 प्लस में है तो पावर -1 हो जाएगा और प्लस लिख डालेंगे 105। तो अब आप यहाँ पर देख चुके थे x पर पावर, अब आप यहाँ पर देख चुके थे x पर पावर 1 प्लस 5y पर पावर -1 प्लस 105। अब आप देखिए यहाँ पर 5 ये जो -1 है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। इसलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आपको बताया गया था पहले ही कि बहुपद होने के लिए सारे पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, परंतु आपको दिखाया गया कि 5y पर पावर -1 है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो कंप्लीट हो चुका है। 6 पर चलते हैं। x-2, 6 में कहा गया है x-2 का शून्यक कौन सा है। तो बच्चों एकदम आसान भाषाओं में, जब x के इस पार में -2 है तो उस पार चले जाने पर क्या होता है? +2। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, आंसर 2। चलिए 7 पे चलते हैं। बहुपद 5x², बहुपद 5x², बहुपद 5x³ 4x पर पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। तो बच्चों आप समझते हो कि घात का मतलब होता है पावर। घात मतलब होता है पावर, और हमें पावर उसका लिखना है जिसकी पावर अधिक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4x पर पावर 4, तो ये 4 जो है पावर सबसे अधिक है, इसलिए घात बहुपद का घात ऑप्शन कितना पर हो जाएगा? 4। बहुपद के घात 4 हैं। और 8 में यदि बहुपद px, 8 में है यदि बहुपद px = x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग या विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा। तो चलिए हम से भाग ना देकर सिर्फ वैल्यू रखकर हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारे पास समीकरण है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और एक मिनट रुकिए। प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, अर्थात x प्लस 1 से भाग देनी है। तो जब x = हम लिखेंगे तो +1 उस पार में जाकर -1 हो जाएगा, और ये -1 का वैल्यू इन समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब बताइए, 1 पर 3 क्यूब है, यानी -1 गुना -1 गुना -1 जब करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 और प्लस 1। अब आप देखिए ये माइनस बराबर -2 और ये प्लस और ये प्लस, तो +2 और ये +2 और -2 = 0। हाँ, +2 -2 आपको पता चला था। +2 -2 = हमारे पास क्या हो जाएंगे? 0। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन हो जाएगा 0। चलते प्रश्न 9 पर। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है।
तो x अक्ष पर यदि y का वैल्यू यदि y इजकल टू 0 रहे तो x अक्ष पर समीकरण प्राप्त होता है। इसलिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y का वैल्यू हमें क्या लेनी होगी 0, अर्थात x का मान x, y का वैल्यू 0। तो ऑप्शन सी में चलेंगे और इन्हें टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। बिंदु 0-7 किस कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, एक चतुर्थांश बनाने के लिए आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ चतुर्थांश। इन्हें x डैश, इन्हें y अक्ष और ये y डैश। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। यहाँ पर सारे वैल्यू पॉजिटिव हुआ करते हैं, यहाँ वैल्यू माइनस दूसरा प्लस होते हैं, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हुआ करते हैं। और चौथा चतुर्थांश में एक वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू माइनस। तो चलिए दूसरे क्वाड्रेंट में आपको बताते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस एक प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस, यानी तीसरा क्वाड्रेंट। और ये चौथा क्वाड्रेंट में हम समझ गए कि पहला प्लस और ये दूसरा माइनस। तो चलिए अब क्वेश्चन 11 में आपको बताते हैं 0-7 किस कार्तीय तल में होंगे। तो ये तो आप खुद बता सकते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 पर हम चलते हैं। यदि x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2 तो रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y इजकल टू k एक हल है। तो k का मान क्या है? चलिए समीकरण जब हमारे पास दिया हुआ है तो बस x का मान और y का मान समीकरण में पुट कर देंगे और k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। 3x प्लस 2y इजकल टू k। हमारे पास x का मान 1 है तो 3 × 1 प्लस हमारे पास y का मान 2 है, इसलिए 2 × 2 इजकल टू k। डियर स्टूडेंट्स, 3 × 1 3 प्लस 2 × 2 4, 3 + 4 इजकल टू 7 इजकल टू k। तो k का वैल्यू हमारे पास 7। अब चलिए ऑप्शन पर देखते हैं 7 कितने ऑप्शन पर है। 13 का आंसर सही हो जाएगा जब नहीं 12 में ही एक क्वेश्चन था। 3x 2y इजकल टू k। तो दोनों का जब हम हल किए x का मान y का मान रखने पर तो k का मान हमारे पास आ गया 7। चलिए प्रश्न 13 में चलते हैं। x माइनस अक्ष का समीकरण लिखने। यस, देखिए x अक्ष का समीकरण अभी जस्ट आपको मैं बताया था। x अक्ष पर स्थित प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं और यहाँ पर आपको बताया गया था x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यदि y का मान 0 होगा तो निर्देशांक x अक्ष पर होगा। सेम वैसा ही प्रश्न संख्या 13 पर है। x अक्ष का समीकरण यदि y का वैल्यू 0 आ जाए तो समीकरण x अक्ष में समझा जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। 14 में कहा गया है रैखिक समीकरण 2x + y का हल है। यानी हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का हल भी दिया हुआ है। x और y का वैल्यू निकालना है मुझे, तो चलते हैं समीकरण को हल कर लेंगे। 2x + y = 5। जब आप x का वैल्यू 2 लगाएं, 2 × 2 प्लस y का वैल्यू 1 लगाएं, y का वैल्यू 1 लगाते हैं तो हमारे पास समीकरण इक्वल हो जाता है। 4 + 1 अर्थात 5। ये 5 और ये 5। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन संख्या 3 से वैल्यू जब लेते हैं x का मान 2 और y का मान 1 तो हमें
समीकरण 2x + y = 5 प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। यूक्लिड का एक कथन किसी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में से रूप में दिया गया था। तो यूक्लिड का कथन का कहना एक अभिग्रित उन्होंने दिया था क्या कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी पर टिक लगा देंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। 16 पर दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। अच्छा, एक दिए हुए बिंदु से स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके हमारे पास एक बिंदु ये दिया हुआ है। इन बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम ऑप्शन लगा देंगे इनमें से 16 का प्रश्न संख्या 16 का अनंत पर टिक लगाएंगे। प्रश्न अनंत यानी एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत अनंत। ये रहा। चलते प्रश्न संख्या 17। स्टूडेंट 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? अब आपको ये पता होनी चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको याद नहीं हो तो आप कॉपी पर लिख लेंगे। पूरक कोण 90 डिग्री को कहा जाता है। इसलिए अब आप 70 डिग्री का पूरक कोण निकालना चाहते हैं तो 90 - 70 = 20। हमारा आंसर हो जाएगा 20। और ये ऑप्शन देखते हैं कितने हैं? 20। ऑप्शन नंबर 3 20 डिग्री। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। स्टूडेंट्स आपको एक चित्र द्वारा समझाते हैं आपको हम। एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? बताइए। जब दो कोण आपस में बराबर है तथा एक कोण दो कोणों के योग के बराबर हो तो अर्थात ये 90 हो जाएगा और यह त्रिभुज समकोण होगा। चलिए ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे और प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात करना है, यानी वैल्यू निकालनी है हमें x का। हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है चित्र का, त्रिभुज के चित्र का। जैसा कि हमको पता है एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है, परंतु एक लंब खींचा गया है और यहाँ से एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर B है, इनका मान 50 डिग्री है। बिंदु A पर वैल्यू 40 डिग्री है और हमें x बराबर पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ने लगा, आपको फिर से एक चित्र बता दिया जा रहा है। एक सरल रेखा है हमारे पास, एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है। यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ 40 है और इनका नहीं पता, और बाहर की तरफ में x है। जब हमें ये कोण B 50 दिया हुआ है, कोण A 40 दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज के अंदर का कोण निकाल सकते हैं 180 -
50 और 40 को जोड़ लेंगे 90, अर्थात घटाने पर 90 प्राप्त होता है। यानी हमें ये पता हो गया कि त्रिभुज के अंदर का कोण कितना डिग्री होगा। नहीं, ये गलती हो गया, ये ऑप्शन 40 और 50, तो 90 यहाँ हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण 180 माइनस 90 अर्थात 90, हाँ बिल्कुल सही है। चलते हैं, 90 डिग्री त्रिभुज के अंदर का कोण हो गया। अब हमें त्रिभुज के बाहर का x का वैल्यू निकालना है। हमें पता है एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण होता है। जब अंदर 90 है तो बाहर भी 90 होगा, इसलिए x इक्वल टू 90 होगा। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। हमने पढ़ा है त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी एस यानी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, 2 भुजा और 1 कोण बराबर होते हैं, परंतु ये भुजा और 2 कोण और 1 भुजा सर्वांग सम नहीं होते, इसलिए सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, ऑप्शन ए। चलते प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 पे कहा गया है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC है और कोण ACB का मान 70 डिग्री हो तो कोण ABC का मान, कोण ACB 70 दिया हुआ है और ABC का मान निकालना है। चलिए आपको फिगर द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। ABC एक त्रिभुज है, ABC, AB बराबर AC दिया हुआ है। जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो 2 कोण भी बराबर होते हैं, और ये कोण दिया हुआ है ACB अर्थात 70 डिग्री, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी 70 डिग्री। चलते हैं 22 पर। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9 अर्थात अनुपात 13 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान। स्टूडेंट्स आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और सभी कोणों का मान दिया हुआ है 3 + 5 + 9 + 13 इक्वल टू हो जाएगा 360। जब सारे को जोड़ लेंगे तो 30 इक्वल टू 360। 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 360/30। जब इन्हें कटाएंगे तो हमारे पास 12 डिग्री आ जाएगा, और 3 का मतलब सबसे छोटी कोण 3 है, इसलिए 12 × 3 अर्थात 36 डिग्री। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए। चलते प्रश्न 27 पर। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो फिगर द्वारा आपको समझाते हैं। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा एक कैसा चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ऑप्शन बी। चलते प्रश्न संख्या 25 पर, नहीं 24। आकृति इतना में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर तथा AE 5 हो, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार
गुना ऊंचाई। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/2 गुना आधार 7 गुना 5 अर्थात 7×5 35/2 और ये ऑप्शन बी। चलते अगले प्रश्न पर। एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 cm हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो क्या होगा। चलिए इसका भी चित्र द्वारा समझाते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा समझ कर बनाना होगा, अर्थात आंसर सिर्फ याद कर लेने से हमें नहीं चलेगा। चलते हैं प्रश्न 25 पर। एक समानांतर चतुर्भुज, चलिए एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखा के बीच स्थित है। एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। ये रहा एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। एक त्रिभुज हो गया अंदर में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ये त्रिभुज जो है अपने मन से इन्हें हम काट लेते हैं लंब। ये दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। जब ये त्रिभुज पर मैंने एक लंब रेखा ये खींचा तो ये 2 बराबर भागों में बट गए, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अपने मस्तिष्क से सोचिए कि जब ये 2 टुकड़ों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो शेष बचे 2 टुकड़े इन्हीं के बराबर है, अर्थात उनका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये चारों को हम जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। इसलिए ये 2 त्रिभुज पर लंब डाला गया था त्रिभुज पर, तो 2 त्रिभुज बन गए छोटा छोटा और उनका क्षेत्रफल 12 हुआ था। और अन्य 2 त्रिभुज भी हमारे पास है। सारे त्रिभुज को जोड़कर एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। इसलिए कुल क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो टिक लग जाएंगे, हम लगाएंगे ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। वृत्तखंड, अब हमको चित्र द्वारा 26 भी समझाते हैं। यह एक वृत्त है। वृत्तखंड एक चाप तथा, अब आप जानते होंगे यहाँ से एक केंद्र ओ लिया, केंद्र यहाँ से यहाँ मिलाने पर एक त्रिज्या प्राप्त हुआ। इन्हें भी हम त्रिज्या कहा जाता है, अर्थात इन्हें ओ ए बी को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, परंतु हमें समझना है वृत्तखंड। तो स्टूडेंट्स अब जब ए बी को मिलाया तो देखिए अब आपको चित्र प्राप्त हुआ है। ए बी के नीचे में एक छोटा सा इस आकार का जो दिख रहा है यही है वृत्तखंड। वृत्तखंड आप देख रहे हैं, इन्हें ये जो रेखा है, ये जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा को चाप कहा जाता है और इन्हें जीवा कहा जाता है और इन्हें त्रिज्या कहा जाता है। इन्हें जीवा कहा जाता है, इन्हें चाप कहा जाता है। इसलिए वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। 3 और संरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए हम 3 बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये। इनसे होकर केवल एक वृत्त खींची जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए पर हम टिक लगाएंगे। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। जो प्रश्न आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप उन्हें कॉपी पर नोट कर सकते हैं। कुछ फार्मूला यदि आए तो उन्हें भी आप लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 में कहा गया है आकृति कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है कि यदि एक वृत्त
के केंद्र से और एक समान आधार से दो त्रिज्या द्वारा परिधि पर कोण बनता है, तो केंद्र पर बना कोण का आधा होता है परिधि का कोण, आधा होता है परिधि का कोण। तो दिया हुआ है केंद्र का कोण 50 डिग्री है, तो 50 का आधा परिधि पर होगा अर्थात 25 डिग्री। तो समझ में आया। 28 का बात करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट एक थ्योरम की तरह याद रखेंगे कि केंद्र पर या सिंपल सा एक जीवा द्वारा केंद्र तथा परिधि पर बनाए गए कोण, केंद्र का कोण 2 गुना होता है परिधि के कोण से, या परिधि का कोण आधा होता है केंद्र के कोण से। समझ गए। चलते प्रश्न 29 पर। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 cm है तथा कोण A 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर है। ऑप्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं त्रिभुज बनाना कब संभव होना होता है। अब आप जानते होंगे त्रिभुज तभी बन सकता है यदि AB, यानी ये रहा B और ये C, यदि AB प्लस BC ये दोनों भुजा बड़ी हो किससे, AC से, या AB माइनस BC क्या होगा, छोटा होगा AC से। ये दो वैल्यू अगर तुम्हें समझ में आ जाए, ये दोनों चीज़ क्या है हमें पता होना चाहिए। त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब दो भुजा बड़ी हो तीसरी भुजा से, या दो भुजाओं का अंतर छोटा हो तीसरी भुजा से। इसलिए प्रश्न 29 में अब आप देख रहे होंगे AB का मान 4 है, कोण A का मान 60 डिग्री है। अब बोल रहे BC माइनस AC का अंतर यदि 4 से क्या हो, छोटा हो। तो बताइए 4 से छोटा BC का अंतर केवल कौन सा है, ऑप्शन C द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि 4 से ये बड़ा है अर्थात ऑप्शन A 4 से छोटा है, त्रिभुज बनाना संभव है। 3.5 है, 4 से छोटा है, त्रिभुज बनाना संभव है। और 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 4 से छोटा है और त्रिभुज बनाना संभव है। परंतु ये 4 से ऑप्शन बी 4 से बड़ा है, 4 से क्या है, ये बड़ा है 4.5, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 30 पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। अब आप प्रश्न संख्या 30 पर देखते होंगे तीनों भुजाएं दी हुई है त्रिभुज की, अर्थात हमने अभी जस्ट इसके ऊपर में पढ़ा कि त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा हो, अर्थात 3 + 4 बड़ा है 5 से, अर्थात 7 हो गया बड़ा है 5 से, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। यह एक त्रिभुज भी है, परंतु हमें अभी इनका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अर्थात 1/2 आधार 4 ऊंचाई 5, 4 पंचे 20। परंतु ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। इसके लिए अभी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर से हम आपको बता देते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं फार्मूला के साथ में। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अर्थात आधार 4 cm
ऊंचाई है कितना, ये त्रिभुज बना लेते हैं। ये कर्ण का मान दिया हुआ है, ये 5, ये लंब है 3 और ये आधार 4। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एच का मान 1 रखते हैं, हाफ इंटू आधार हमारे पास हो गया 4, ऊंचाई है 5, अर्थात 20/2 बराबर 10। ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 cm हो। हमें पता है एक फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 गुना भुजा, अर्थात √3 गुना 6 बराबर हो जाएगा 6√3। ऑप्शन टिक लगाएंगे कितने पर, ऑप्शन ये 6√3 आपको दिख रहेंगे, ऑप्शन सी। चलते हैं 32 पर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो इन्हें भी याद रखना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन अर्थात गोले का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलते प्रश्न संख्या 33। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या है। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन, ये आपको बेलन का चित्र दिख रहा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr(h + r), अर्थात आपको समझ में आ गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r होता है, परंतु इन स्थिति में यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन को थोड़ा दिमाग से हल कर लेंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं, 2πr + 2πr²। जब इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2πr। यहाँ पर h छूट गया था, 2πr कॉमन ले लिया गया है और यहाँ पर h बचेगा और हमारे पास 2πr कॉमन लिया जा चुका है, r बचता है। तो देखिए इन रूपों को जब मैंने बदला तो ये प्राप्त होता है, अर्थात यही है ऑप्शन सी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप याद कर सकते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r या 2πrh + 2πr, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। चलते अगले प्रश्न पर। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि दिया हुआ है घन का आयतन अर्थात भुजा क्यूब बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब इक्वल टू ये 512 8 का क्यूब है, क्यूब और क्यूब खत्म हो जाएगा और हमारे पास भुजा बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब फॉर्मूला लगाएंगे। प्रश्न संख्या 34। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात 6 गुना 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 गुना 64 बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 384 ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, अर्थात 22/7। पाई का वैल्यू हो गया, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अर्थात 7 और 7 कट गया, 22 × 10 बराबर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37। 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता क्या है? अर्थात हमें 5 कितनी बार आया है ये इसकी संख्या गिन लेंगे और बता देंगे 5 की बारंबारता क्या है। तो 5 हम गिनती कर लेते हैं, 5 कितनी बार आया है। 5 आने वाले की कुल संख्या पहले गिनती कर लेंगे और बारंबारता इनका बता सकते हैं। 5 आया है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो बारंबारता बराबर 6, प्रश्न ऑप्शन बी। तो चलिए एक प्रश्न छूट गया था, प्रश्न संख्या 36 को हल कर लेंगे पहले, इसके बाद अब आपको 38 बताया जाएगा। 36 में कहा गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य होंगे, अर्थात नेचुरल नंबर हमें पता है गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात 1 2 3 + 4 + 5 सभी संख्याओं को जोड़कर, संख्याओं की संख्या 5 है इसलिए 5 से इन्हें भाग दे देंगे, कुल योग 15 भाग दे देंगे 5 से, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3, 5 3 = 15, अर्थात ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। वर्ग अंतराल 10 to 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डायरेक्ट वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला याद करना होगा, अर्थात वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न अंतराल अर्थात 10 प्लस उच्च वर्ग अंतराल अर्थात 20/2, इसलिए इन दोनों का योग 30/2, अर्थात हमारे पास वर्ग चिन्ह प्राप्त होंगे 15, ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए अब आपको याद रखना है सिर्फ कि वर्ग अंतराल का निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और 2 से उन्हें डिवाइड कर देंगे तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा और ऑप्शन सी पर टिक लगा देंगे। चलते प्रश्न संख्या 39 पर। एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, इसकी क्या प्रयेकता है? अर्थात प्रयेकता हम प्रयेकता निकाल सकते हैं, प्रयेकता बराबर संभावनाओं की या घटनाओं की कुल संख्या 1000 है तथा घटना की संख्या 150 है। अब इन्हें भाग दे देंगे और प्रयेकता प्राप्त हो जाएगा हमें। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से इन्हें कटा देंगे, 20 बार में ये कटा देंगे, अर्थात हमारे पास प्रयेकता 3/20 प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। तो अब चलिए अंत प्रश्न पर चलते हैं। असंभव घटनाओं की प्रयेकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, असंभव घटनाओं की प्रयेकता 0 होती है, इसलिए ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। तो हमने अब सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। इसी तरह से अब अगले प्रश्नों को आपको आसान तरीके से और समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।